ये 1.5 साल के लिए सरकार इसलिए होल्ड करना चाह रही है क्योंकि सरकार को अपना बंगाल का चुनाव भी लड़ना है और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ना है। इन 1.5 साल के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव कर लेगी और बंगाल का भी। आप एक बात मुझे बताइए, इनके पास करोड़ों रुपया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने के लिए, इनके पास करोड़ों रुपया है नई संसद भवन बनाने के लिए, इनके पास करोड़ों रुपया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान के नाम पर चंदा हमारे साथ भाई मोहित है, काफ़ी वायरल हो रहा है भाई, बहुत मुश्किल से मिला है। बस देखिएगा, वैसे कल तो सब जाना ही है भाई की। थोड़ी देसी भाषा में बात करेंगे क्योंकि भाई का पहला इंटरव्यू एनडी हरियाणा पे हो रहा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। देसी होना भाई कोई गर्व की बात है भाई, देसी तो हम भी देसी आदमी हैं। हम कौन सा विदेश से आए अमेरिका से, हम भी देसी आदमी। बिल्कुल भाई, काफ़ी इसके विचार हैं जो एक आग बबूला का जोश बढ़ता है युवा में, क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन में ये किसानों का पूरा सहयोग दे रहे हैं। बस अभी जो किसान की 10वीं वारदात हुई है, वहाँ पर वार्ता हुई है सॉरी, तो उसमें जो है सरकार ने कहा है कि 1.5 साल के लिए इस कानून को होल्ड किया जाए। तो इसमें कितनी अच्छी बात है। अरे हम कोई सरकार के गुलाम थोड़ी हैं, हम लोगों ने सरकार को चुना है, सरकार ने थोड़ी हमें चुना है। मतलब सरकार अपना बंगाल का चुनाव निपटाया है, यूपी का चुनाव निपटाया है, उसके बाद सरकार हमें फ़ोन करके कही क्या बैठ जाओ आप आंदोलन पे, हैं? सरकार के गुलाम हैं हम कि जब सरकार कहे तो उठ जाओ, जब सरकार कहे तो बैठ जाओ। मतलब आप ये देखिए, 100 से ज़्यादा किसान भाइयों की यहाँ जान जा चुकी है, उनकी शहादत व्यर्थ गई है, ऐसी चली गई उनकी शहादत। मतलब हम सरकार की मर्जी से बैठे हैं और सरकार की मर्जी से उठे। ये सरकार कहना चाह रही है 1.5 साल के लिए सरकार इसलिए होल्ड करना चाह रही है क्योंकि सरकार को अपना बंगाल का चुनाव भी लड़ना है और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ना है। इन 1.5 साल के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव कर लेगी और बंगाल का भी। उसके बाद सरकार फिर दोबारा से किसान को सड़क पर ला देगी। तो भैया ये देश का किसान है, सरकार का गुलाम नहीं कि जब आप कहेंगे कि तब आप आ जाओ। पहले तो आप इन्हें खेत में ही गुलाम बना रहे थे, अब आप इन्हें 1.5 साल के लिए फिर दोबारा से गुलाम बना रहे हो। तो आपके गुलाम नहीं है, आपके हाथ की कठपुतली नहीं है, इस देश की मीडिया नहीं है, दलाल मीडिया जिसको आपने खरीद रखा है। ये इस देश का किसान है जो बंजर भूमि से भी अनाज पैदा कर देता है। ये वो इस देश का किसान है जो खुद भूखा रहता है लेकिन देश के लोगों का पेट भरता है। ये वो किसान है जिसका बारिश के दौरान घर की छत से पानी टपके लेकिन फिर भी ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, मेरे घर की छत से पानी टपकेगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे खेत में बारिश होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे घर की छत से पानी टपकेगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे देश के लोग भूखे नहीं मरने चाहिए। वो देश का किसान है जिसे आज देश की सरकार उसी के खेत में बंधुआ मजदूर बनाने में लगी है। और आप बीजेपी का कोई भी नेता जिसने इन एक्ट को अच्छी तरीके से रीड कर रखा हो, उसे आप साथ में लाके बिठाइए, उससे मैं पूछूंगा कि उसने कितनी पढ़ाई करी है इस एक्ट को लेकर। आप 1950 से लेकर 1960 के दशक में यही सेम एक्ट अमेरिका और यूरोप के देश में लागू किया गया था। जब आप सोचिए, अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप देश में जब इस कानून को लागू किया गया तो वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर हो गई। वहाँ के किसान सब्सिडी के ऊपर डिपेंड हो गए और सबसे बड़ी बात, वहाँ के सुसाइड रेट में भी इजाफा हुआ है। तो जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री में किसानों का ये बुरा हाल हो सकता है, तो जब सोच के देखिए, ये जब यही सेम कानून भारत देश के किसानों पर लागू किया जाएगा तो भारत देश के किसान की क्या हालत होगी। जी, इससे पहले कानून नहीं था, ये कुछ नहीं था, उसके बाद भी फिर किसान गरीब था और कहीं ना कहीं जो है आत्महत्या करता था किसान। तो इस कानून को ला करके देख ले, फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि कानून को ला करके देख लें, सरकार की बात पे कैसे यकीन किया जाए? ये सरकार वो सरकार है जो नोटबंदी लेकर आई। नोटबंदी के चलते न जाने कितने गरीब परिवारों की आय उनसे छिन गई, न जाने कितने गरीब परिवारों ने इस नोटबंदी के चलते आत्महत्या करी। उस पिता के घर जाकर पूछिए जिसकी बेटी की शादी थी, नोटबंदी में उसका क्या हाल हुआ। दूसरी बात करें जीएसटी, जो रातों रात देश के अंदर लागू की गई। बताइए आज देश की इकोनॉमी ऊपर हुई या नीचे? तो देश की सरकार पे देश के लोगों का भरोसा पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। महामारी के कारण नीचे होनी पड़ी। आप एक बात मुझे बताइए, महामारी के कारण मतलब देश के नेता करोड़पति हो सकते हैं, देश के उद्योगपतियों की संपत्ति डबल हो सकती है और देश गरीब हो जाएगा। आप एक बात मुझे बताइए, इनके पास करोड़ों रुपया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने के लिए, इनके पास करोड़ों रुपया है नई संसद भवन बनाने के लिए, इनके पास करोड़ों रुपया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान के नाम पर चंदा मांगते हैं। क्यों? वो भगवान जो पूरे देश को देता है उसके नाम पर चंदा मांग रहे हैं? देश के जनता को पागल समझाया क्या आपने? बिल्कुल। अभी जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि मैं अपनी आय में से भी देश के लिए लगाता हूं। किस प्रधानमंत्री की बात करते हैं? वो प्रधानमंत्री जिन्होंने जिसकी मांग भरी उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए, तो आपकी और हमारी कहां से पूरी करेंगे? समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी अगर नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की मां किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये कैसा दोहरा चरित्र है प्रधानमंत्री जी आपका? और जो आदमी अपनी बूढ़ी माँ को, उस 95 साल की बूढ़ी माँ को नोटबंदी की कतार में लगा सकता है, वो आपके लिए और हमारे लिए कहाँ से कुछ करेगा? आप ये समझ लीजिए, ना उनका घर है ना परिवार है। उसका कहने का मतलब ये तो ये है ना कि सबके लिए समान है। उसकी माता जी, आपके कहने का मतलब ये है, देश की सरकार कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा।
आपने जितना इस एक्ट को रीड करा है ना, उससे तिगुनी बार मैं इस एक्ट को पढ़ चुका हूँ एज अ लॉ स्टूडेंट। आप एक बात मुझे बताइए, सरकार पहला प्रश्न ये कह रही है कि इससे मंडियों में फायदा होगा, मंडियों की जो जमाखोरी है वो खत्म होगी, यही कह रही है ना सरकार। आप अगर इन काले कानूनों को एक बार क्या 1000 बार भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो कई बार पढ़ चुका हूँ, इन कानून के अंदर कहीं मंडियों का जिक्र ही नहीं है और आप मंडियों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर किसान बिल से इतना फायदा हो रहा है देश के किसान को और देश का किसान फायदा नहीं ले रहा, देश का किसान तो कह रहा है कि सारा का सारा फायदा आप ही रख लो। आपके वो जो नाचने गाने वाले मंत्री हैं, वो मनोज तिवारी, वो रिंकिया के पापा, समझ रहे हैं, आपके वो रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, इन सबसे कहिए कि सारे के सारे अपनी कुर्सी को छोड़े और इस कृषि कानून से इतना ही फायदा हो रहा है तो 2 साल आप ही खेती कर लीजिए ना। नेताओं को किसने मना करा है खेती करने के लिए? जब इतना फायदा आपको नजर आ रहा है तो 2 साल खेती करके देखिए, रखिए सारा फायदा। अगर देश के नेताओं को फायदा हो गया तो देश की जनता के लिए भी लागू कर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन है, बाबा रामदेव है, आज तक भी किसानों के लिए इन्होंने एक ट्वीट ऐसा नहीं किया कि जितने हमारे किसान जो शहीद हुए हैं। आप अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो मैं मुंबई गया, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करा और उन्होंने किसान का विज्ञापन तक नहीं लिया, यहाँ तक कि मैं मुंबई में डिटेन भी हुआ पुलिस के द्वारा। आप एक बात बताइए, वो अमिताभ बच्चन जिसके कहने पर अगर वो प्रचार करता है नवरत्न तेल का तो लोग नवरत्न तेल खरीदते हैं, वो अमिताभ बच्चन जो अगर बनियान का प्रचार करता है तो पूरा देश बनियान खरीदता है। आज वो अमिताभ बच्चन किसान को लेकर क्यों चुप है? क्या किसान सिर्फ वोट के लिए बनाए? वो सनी देओल जो अभिनेता से नेता बने, वो हेमा मालिनी जो गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, ट्रैक्टर पे फोटो शूट के लिए पहुंच जाती हैं, आज क्यों चुप बैठी हैं? क्या देश का किसान सिर्फ वोट के लिए है? आज देश का किसान सड़क पे मर रहा है। ना मेरे पिताजी किसान हैं और ना मैं किसान हूं, लेकिन मैं इस देश के किसान का अनाज खाता हूं और मुझे पता है कि अगर ये देश का किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के और बिना किसी सुनामी के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी और लोग भूख से ही मर जाएंगे। तो इसीलिए अगर आज देश का किसान परेशान है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं देश के किसान को समर्थन दूं। और अगर देश के किसान के ऊपर गोली चलेगी तो पहली गोली हम जैसे नौजवान अपने सीने पे खाएंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये सीना देश के किसान के काम आया, क्योंकि 1947 में जब राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और देश के तमाम कितने वीरों ने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, उस समय हम देश के लिए नहीं थे, लेकिन आज अगर हम देश के लिए कुछ कर सके तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर सत्य के खातिर हमें अपना गला भी कटवाना पड़े तो हम लोग हंसते हंसते कटवाएंगे। बिल्कुल। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो अगर ये सरकार ने 3 काले कानून जो रद्द भी कर दिए तो और जो कानून बनाए थे NRC CA के ऊपर, तो उसके ऊपर भी लोग उठाएंगे आवाज़, तो कैसे चलेगा ये? देखिए, बिल्कुल उठाएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की डेमोक्रेसी, भारत का आर्टिकल 19 आपको और मुझे आज़ादी देता है अपनी बात को रखने की। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। और ये आज़ादी इस देश की कोई भी सरकार हमसे नहीं छीन सकती। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जिस टाइम पर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई, उस टाइम पे हिंदुस्तान ऐसे बटा हुआ था इन 5 उंगलियों की तरह। सारे के सारे लोग राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को देश का गद्दार बताते थे, लेकिन उन्होंने देश के खातिर कुर्बानी दी। अगर उस समय भी ये पूरा हिंदुस्तान एक होता ना, तो अंग्रेज तो मात्र चंद मुट्ठी भर थे और पूरा हिंदुस्तान था। अगर हिंदुस्तान एक होता तो उन्होंने तो उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। उनकी अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि उनके गलेबान पे भी हाथ डाल सके, लेकिन क्या करें, देश के चंद गद्दार, पूरा का पूरा देश जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उनसे लोहा ले रहा था, ये भाजपा RSS के लोग रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे, अंग्रेजों के जूते और चप्पल चाटने में लग रहे थे। अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के खातिर फांसी के तख्ते पे नहीं झूलते ना, तो आज भी हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल चाट रहे होते, उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। और देश के तमाम उन शहीदों को दिल से धन्यवाद करते हैं और उनकी शहादत को हरगिज़ नहीं भूला जाएगा। जब तक इस देश के अंदर लोग जीवित हैं, उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। और ऐसी माताएं आज भी अपने ऐसे वीरों को जन्म देती हैं, ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती हैं जो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और अपनी मातृभूमि के खातिर अगर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते देंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है मेरा, तो अभी समाधान क्या निकलेगा इसका? एक रस्सी है, एक तरफ सरकार खींच रही है, एक तरफ किसान खींच रहे हैं, अगर वो टूट गई तो क्या होगा? एक ने तो ढीली छोड़नी पड़ेगी। एक बात मुझे बताइए, देश का किसान कैसे ढीली छोड़ेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना 3 मंजिल का घर छोड़कर झुग्गी में रह लें,
तो आप रह लेंगे। अगर आप झुग्गी में रहने के लिए तैयार हैं तो देश का किसान भी इस काले कानून को मानने के लिए तैयार है। मतलब प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट भी पहनते हैं, फकीर कहते कहते 1.5 लाख का चश्मा भी पहनते हैं। अरे मोदी जी, आप ये बताइए, आपको इस देश, आप ग्रहण देखने के लिए 1.5 लाख का चश्मा मंगा लेते हैं, इस देश के किसान को देखने के लिए आपको कितने लाख का चश्मा चाहिए बताइए? इस देश की जनता आपको लाकर देगी, लेकिन आप देश के किसान को तो देखिए। आप करोड़ों रुपया अपने देश घूमने फिरने पे खर्च कर देते हैं और देश के किसान के लिए, मैं आपको बताऊं, चंद उद्योगपति के खातिर आप देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा नहीं बना सकते। बिल्कुल। आज तक जो बीजेपी सरकार ने या मोदी जी ने जितने भी कानून बनाए हैं तो उन्होंने आज तक भी पीछे हटे नहीं है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी NRC उसका विरोध होया था, तो आज तक में पीछे नहीं हटे। तो इसका परिणाम हमारे को समझ में नहीं आया। आपने शायद इस देश का इतिहास नहीं पढ़ा है। इस देश के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जिनके आगे देश की सरकार नतमस्तक हुई है, और मुझे पता है कि देश के किसान के आगे देश की सरकार नतमस्तक होगी और साक्षात दंडवत होकर देश के किसान से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि हमने ये काले कानून गलत लाए और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आप वापस अपने खेतों की ओर लौटें। और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि इस लड़ाई में अगर विजय होगी तो वो सत्य की होगी, देश के किसान की होगी। जय हिंद, जय भारत।